हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप अकेडमी। मैं अंजलि सिंह कुशवाहा और मैं हूं आपकी बायोलॉजी ट्यूटर। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एंड इस चैप्टर में आज हम पढ़ेंगे एवरीथिंग अबाउट मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। तो हमने क्या देख लिया था? हमने ये देखा था कि रेस्पिरेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स, रेस्पिरेशन की यहाँ पे फिर से डेफिनेशन लिखना चाहूंगी मैं, इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है विच इंक्लूड 5 प्रोसेसेस। जिसके अंदर क्या आती है? जिसके अंदर 5 प्रोसेसेस आती है, 5 प्रोसेसेस। और क्या है वो 5 प्रोसेस? पहली प्रोसेस जो होती है इट इज पल्मोनरी वेंटिलेशन और द ब्रीदिंग। पहली प्रोसेस सिंपली वेंटिलेशन या ब्रीदिंग, जिसमें क्या होता है? इनहेलेशन, एक्सहेलेशन। तो सिंपली हम क्या करते हैं पल्मोनरी वेंटिलेशन या ब्रीदिंग में? हम सिंपली एटमॉस्फेरिक एयर को इनहेल करते हैं एंड जो हमारे टिश्यू ने जो भी कार्बन डाइऑक्साइड स्पेयर करिए निकालिए, हम उसको एक्सहेल करते हैं। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप जो होता है ये हो गई हमारी स्टेप नंबर 1। जो सेकेंड स्टेप होता है, अब आपकी बॉडी में ऑक्सीजन आ गई है, एल्वियोलाई में ऑक्सीजन आ गई है। अब उस ऑक्सीजन को मुझे तो सारे टिश्यूज के पास पहुंचाना पड़ेगा, ऑल माय ब्रेन सेल्स, ऑल माय लेग सेल्स, मतलब मुझे सीधी सीधी बात ऑक्सीजन को सब जगह पहुंचाना है। अब मैं सब जगह जा जाके ऑक्सीजन कैसे बांटूं? यहाँ पे ऑक्सीजन डायरेक्टली तो जा नहीं रही, या पैर के टिश्यूज में ऑक्सीजन डायरेक्टली तो जा नहीं रही, तो मुझे ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। तो ट्रांसपोर्ट करने से पहले मुझे सारी की सारी ऑक्सीजन डालनी पड़ेगी ब्लड में। किसमें डालनी पड़ेगी? ब्लड में। तो इन सेकेंड स्टेप देयर इज गैशियस एक्सचेंज बिटवीन लंग एल्वियोलाई एंड ब्लड। तो एल्वियोलाई और ब्लड के बीच में गैशियस एक्सचेंज होता है। ब्लड वेसल्स, अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाऊं, इफ दीज आर द एल्वियोलाई, ऐसे बहुत सारे एल्वियोलाई होते हैं। इस तरीके से बहुत सारे एल्वियोलाई हैं, जैसे ये लंग्स के अंदर। तो एल्वियोलाई के ऊपर बहुत ही डेंस तरीके से सप्लाई होती है किसकी? ब्लड वेसल्स की। ब्लड वेसल्स इस तरीके से पूरे के पूरे एल्वियोलाई को कवर करके रखते हैं, पूरे के पूरे एल्वियोलाई को यूं करके कवर करके रखते हैं। ऐसे सब आप ऐसे इमेजिन करो, इफ दिस इज अ एल्वियोलाई, तो एल्वियोलाई इज पूरा कवर्ड बाय मैश ऑफ ब्लड वेसल, पूरा मैश ऑफ ब्लड वेसल उसे कवर करके रखता है। अब एल्वियोलाई के अंदर क्या था? एयर, ऑक्सीजन है जिसमें, और इन ब्लड वेसल्स के अंदर क्या है? ब्लड है। तो इन ब्लड वेसल्स के अंदर जो ब्लड है उससे सारी कार्बन डाइऑक्साइड चली जाती है किसके अंदर? चली जाती है एल्वियोलाई में, और एल्वियोलाई से सारी ऑक्सीजन उठ के आ जाती है इन द ब्लड। तो इस तरीके से एक्सचेंज होता है। सेकंड नंबर पे क्या होता है? गैशियस एक्सचेंज बिटवीन एल्वियोलाई एंड द ब्लड। अब पूरी ऑक्सीजन कहाँ पे आ चुकी है? ब्लड में आ गई है। तो अब मुझे थर्ड स्टेप में करना होगा उस पूरी की पूरी ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन। मुझे वो सारी की सारी ऑक्सीजन बॉडी के वेरियस टिश्यूज तक पहुंचानी पड़ेगी। दैट इज गैसेस का ट्रांसपोर्ट, O2 ट्रांसपोर्ट एंड CO2 ट्रांसपोर्ट। अब जब बॉडी में सारी जगह तक गैसेस पहुंच गई, सपोज मेरे ब्रेन या लेग का कोई टिश्यू है, वहां तक पूरे का पूरा ऑक्सीजन पहुंचा, लेकिन अभी ऑक्सीजन किस में है? ब्लड में है। ब्लड के थ्रू पहुंचा है ना, ब्लड में है। तो फोर्थ स्टेप में फिर से होगा गैशियस एक्सचेंज, बट नाउ दिस टाइम गैशियस एक्सचेंज विल बी बिटवीन ब्लड वेसल एंड टिश्यू। अब की बार गैशियस एक्सचेंज जो होगा वो होगा बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। यहाँ पे जो सेकेंड स्टेप में गैशियस एक्सचेंज हो रहा है वो हो रहा है बिटवीन एल्वियोलाई एंड ब्लड, बट यहाँ पे जो एक्सचेंज हो रहा है इट इज बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। तो ये लंग्स में हो रहा है और ये एट द साइट ऑफ टिश्यू हो रहा है, बॉडी का कोई सा भी टिश्यू। तो सेकेंड एंड फोर्थ स्टेप थोड़ी थोड़ी सिमिलर है, ठीक है। एंड लास्टली अब सारे टिश्यू को ऑक्सीजन मिल गई है, तो फिफ्थ स्टेप जो हमने पढ़ी थी रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में, जब हमने प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ी थी, तो अब फाइनली जब फिफ्थ स्टेप में मिल चुका है ऑक्सीजन, तो लास्ट स्टेप होती है सेल्यूलर रेस्पिरेशन, जिसको हम बहुत 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 डिटेल में पढ़ चुके हैं। जिसमें सबसे पहले क्या होता है? ग्लाइकोलिसिस होता है, फिर लिंक रिएक्शन होता है, फिर क्रेब साइकिल होता है, लास्टली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलता है, जिसके कारण हमको एटीपी के फॉर्म में एनर्जी मिल जाती है। तो एवरीथिंग वाज इंक्लूडेड इन सेल्यूलर रेस्पिरेशन, जिसको हमने बहुत 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 डिटेल में देख लिया। अब आज की जो वीडियो है, अब ये सारी स्टेप्स को हम लोग स्टेप बाय स्टेप ही पढ़ेंगे। आज की जो वीडियो है उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे एवरीथिंग अबाउट स्टेप नंबर 1, दैट इज ब्रीदिंग। हम लोग सब कुछ पढ़ेंगे अबाउट ब्रीदिंग, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, हाउ ब्रीदिंग अकर, कैसे होती है ब्रीदिंग।
तैयार है सब लोग? किसी को रोना तो नहीं आ रहा? और जो फर्दर सब्सीक्वेंट स्टेप्स हैं, जिसमें से स्टेप नंबर 5 हम पढ़ चुके हैं, तो अब बचती हैं 4 स्टेप्स पढ़ना। इनको आने वाली सक्सेसिव वीडियोस में हम लोग पढ़ते चलेंगे। ओके, क्लियर? बहुत ही बढ़िया। तो शुरू करते हैं एवरीथिंग अबाउट ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग इंक्लूड 2 प्रोसेसेस। ब्रीदिंग के अंदर 2 प्रोसेसेस आती हैं। नंबर 1 वी हैव इंस्पिरेशन and number 2 we have expiration. So breathing include 2 processes. Inspiration, that is the active intake of air from atmosphere into the lungs. तो हमारा एटमॉस्फेयर से एयर को एब्जॉर्ब करना, एयर का इंटेक या इनहेलेशन करना, दिस प्रोसेस इज नोन एज इंस्पिरेशन। और जो हम एयर का इंटेक कर रहे हैं उस एयर का सोर्स क्या है? द सोर्स इज एटमॉस्फेयर। तो वी आर इनहेलिंग एयर फ्रॉम एटमॉस्फेयर इनटू लंग्स। एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन होता है आप लोगों को कि हम तो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, दैट कंसेप्ट इज ओके, दैट इज टोटली करेक्ट, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप ये कभी नहीं बोल सकते कि हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं। नो, हवा में कोई फिल्टर थोड़ी है कि आप सिर्फ ऑक्सीजन को इनहेल कर लो, बाकी गैसेस बाहर रह जाएं। ऐसा कुछ भी फिल्टर नहीं है। सो वॉट यू आर इनहेलिंग इज एयर। एयर इज अ होमोजीनस मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर एक मिक्सचर होता है गैसेस का, ठीक है? तो दैट प्रोसेस इज नोन एज इंस्पिरेशन। एंड व्हाट इज एक्सपिरेशन? एक्सपिरेशन इज पैसिव एक्सपेलिंग ऑफ एयर फ्रॉम द लंग्स। लंग्स से जो हम एयर का एक्सपल्शन करते हैं, जो सारी की सारी एयर लंग्स से निकल कर बाहर एटमॉस्फेयर में आती है, दैट प्रोसेस इज नोन एज एक्सपिरेशन। सो ब्रीदिंग में क्या क्या 2 चीजें इन्वॉल्व होती हैं? ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। ओके, सो नाउ अब आपने ये तो देख लिया कि स्टेप्स क्या होती हैं। एक बार सांस अंदर लेते हैं, एक बार सांस बाहर छोड़ते हैं, ठीक है? नाउ व्हाट आर द डिफरेंट ऑर्गन्स दैट आर हेल्पिंग इन इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन? क्या वो चीजें हैं, क्या वो ऑर्गन है जो इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन में हेल्प कर रहे हैं? सो नंबर 1 वी हैव डायफ्राम। वी हैव डायफ्राम। जो आपके लंग्स के नीचे एक फ्लैट कार्टिलेज का टिश्यू प्रेजेंट होता है, इस तरीके का डोम शेप का जो टिश्यू प्रेजेंट होता है आपके लंग्स के नीचे। द ब्लू कलर इज लंग्स एंड द रेड कलर का जो दिख रहा है वो आपको दिख रहा है डायफ्राम। सो जो रेड कलर का आपके लंग्स के नीचे कार्टिलेज का फ्लैप होता है, दैट इज डायफ्राम, एंड इट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। सेकेंड नंबर पे वी हैव कोस्टल मसल्स। विच मसल्स? कोस्टल मसल्स। वी हैव कोस्टल मसल्स, और बेटर आई शुड से इंटरकोस्टल मसल्स। वी हैव इंटरकोस्टल मसल्स। इंटरकोस्टल मसल्स। नाउ व्हाट आर दीज इंटरकोस्टल मसल? अगर मैं आपको बोलूं तो ये कोस्टल वर्ड का मीनिंग होता है रिब्स। इन कोस्टल वर्ड का मीनिंग क्या होता है? रिब्स। तो अगर आप देखो ये जो हमारा रिब केज है, आपको दिखेगा हमारे लंग्स के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है? हमारे लंग्स के ऊपर ये रिब केज है, पूरा का पूरा रिब्स है, 12 पेयर ऑफ रिब्स होती हैं, तो ये रिब केज प्रेजेंट है। इन रिब्स के, तो रिब्स आर नोन एज कोस्टल। रिब्स को क्या बोलते हैं? कोस्टल बोलते हैं। इन सक्सेसिव रिब्स के बीच में, यहाँ पर ये जो मैं कलर रेड कलर से हाईलाइट कर रही हूँ, इन सक्सेसिव रिब्स वी हैव सम मसल्स प्रेजेंट ओवर देयर। अगर मैं एक से दूसरे, ये फर्स्ट रिब, सेकेंड रिब, थर्ड रिब, ऐसे करके रिब्स है लाइन से, अगर मैं रिब्स के बीच में बात करूँ तो वी हैव मसल्स। रिब्स के बीच में अरेंज है मसल्स, एंड दोज मसल्स आर नोन एज इंटरकोस्टल मसल्स। Those muscles are known as intercostal muscles. समझ आई कहानी इंटरकोस्टल मसल्स की? तो इंटरकोस्टल मसल्स क्या होती हैं? इंटरकोस्टल मसल्स आर द मसल्स दैट आर प्रेजेंट इन बिटवीन द रिब्स, जो रिब्स के बीच बीच में प्रेजेंट होती हैं। और वो किस चीज में हेल्प करती हैं? दीज इंटरकोस्टल मसल्स हेल्प्स इन ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग में कौन से 2 स्ट्रक्चर हेल्प करते हैं? नंबर 1 डायफ्राम एंड नंबर 2 इंटरकोस्टल मसल्स। नाउ दीज इंटरकोस्टल मसल्स, जिनको मैं IC लिख दे रही हूँ, इंटरकोस्टल मसल्स, दीज इंटरकोस्टल मसल्स आर ऑफ 2 टाइप। जो बाहर के साइड प्रेजेंट होती हैं, दे आर नोन एज एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स,
और जो अंदर होती हैं बॉडी में अंदर की तरफ होंगी, दे आर नोन एज इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स। सो इंटरकॉस्टल मसल्स कितने टाइप की होती है? इंटरकॉस्टल मसल्स 2 टाइप की होती हैं, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स एंड इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स। अब डिफरेंस क्या होता है भाई? जो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स हैं वो नॉर्मल सिचुएशन में काम नहीं करती और इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स नॉर्मली काम करती हैं। तो क्या डिफरेंस होता है अभी आपको आगे समझ में आ जाएगा। शायद मैंने उल्टा बोल दिया है बट स्टिल छोड़ो, अभी आपको आगे जब मैं एक्सप्लेन करूंगी मैकेनिज्म तो दिस थिंग विल बी वेरी वेरी क्लियर। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा व्हाट इज ब्रीदिंग। ब्रीदिंग इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस जिसके अंदर 2 प्रोसेस आती है, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन क्या होता है, एक्सपिरेशन आता है बचपन से पता है क्या होता है, ये आपको बचपन से पता है। देन हमने देखा what are the different organ, what are the different structure that help in respiration, that helps in breathing. तो number 1 we have diaphragm and second number पे intercostal muscles. तो intercostal muscles कौन सी muscles होती हैं? The muscles which are present in between the ribs. Ribs के बीच बीच में जो muscles present होती हैं they are known as intercostal muscles. Intercostal muscles are of 2 type, external intercostal muscle and internal intercostal muscles. Clear? ओके कहानी समझ में आई? तो मसल्स की कहानी सारा आपको कुछ सब तो भी क्लियर हो गया। सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड सी मैकेनिज्म ऑफ इंस्पिरेशन। लेकिन इंस्पिरेशन के मैकेनिज्म को पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ और पढ़ाना चाहूँगी और वो कुछ और क्या है? अबाउट बॉडी सरफेसेस। मैं यहाँ पे एक ह्यूमन ड्रॉ करने की कोशिश करती हूँ। ये उसका मुंह हो गया, ये उसके हाथ हो गए, ये उसका, अरे बहुत पतला बन गया ये तो, थोड़ा मैं अपने जैसा बनाती हूँ इसको। ये कुछ अजीब सा दिखने वाला मैंने आपके सामने एक ह्यूमन बनाया है। मेरी ड्राइंग अच्छी होनी चाहिए थी, है ना, बट ठीक है अभी मैं यही बना पाई। दिस इज द बेस्ट आई कैन ड्रॉ। अब हम कुछ बॉडी सरफेसेस के बारे में डिस्कस करते हैं। दिस सरफेस, अगर मैं बात करूँ दिस सरफेस, द टॉप मोस्ट सरफेस ऑफ माई बॉडी, this is known as anterior surface. This is known as anterior surface. And if I talk about my dorsum of my feet, पैर के जो नीचे जो तलवे होते हैं ना पैर के नीचे, ये वाला जो सरफेस होता है, this is known as the posterior surface. Posterior surface. So head region, this head region is the anterior surface, the पैर के तलवे is the posterior surface. अगर मैं अपने इस आगे वाले surface की बात करूँ, the flat आगे वाला surface, this is known as ventral surface. This is known as ventral surface. And if I talk about पीछे जो मैं आपको नहीं दिखा पा रही, the पीछे, the back part, it is known as dorsal surface. It is known as dorsal surface. तो कितने हमारे बॉडी के एक्सेस हैं, क्या क्या है? ऊपर वाला इज द एंटीरियर सरफेस, नीचे वाला इज द पोस्टीरियर सरफेस। सो ये जो एक्सेस हो गई, जो इस तरीके से जो लंबी वाली एक्सेस हो गई, ये क्या कहलाएगी? एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सेस। अगर मैं अपनी बॉडी से एक सीधी लाइन ड्रॉ करूं, द स्ट्रेट लाइन, जैसे मैं सीधे खड़े हुए हूं, सो दिस इज द एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सेस। इस एक्सेस को मैं क्या बोलूंगी? दिस एक्सेस विल बी नोन एज एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस। क्या बोलूँगे मैं इसको? एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस। ठीक है, आपको पहली एक्सिस क्लियर होगी। तो पहली एक्सिस कौन सी होती है? एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस। और मैं दूसरे बोलूँ कि मैं वेंट्रल सरफेस से डॉर्सल सरफेस, वेंट्रल आगे वाले सरफेस से पीछे वाले सरफेस की तरफ, मतलब कुछ ऐसी लाइन में 3D में उसको ड्रॉ करके नहीं दिखा पाऊंगी, कुछ ऐसी लाइन ड्रॉ होगी ना इस साइड, ऐसे सरफेस में, ऐसी जो मेरी बॉडी से एक इस एक्सिस में जो लाइन पास होगी ऐसे। एक तो ये वाली लाइन हो गई जिसको मैंने बोला एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस। सेकेंड लाइन इज दिस, जो बॉडी में इस सरफेस से इस सरफेस तक जा रही है, दिस लाइन। सो दिस एक्सिस एक तो हो गई हमारा कौन सा? दिस इज द वर्टिकल एक्सिस। जो दूसरी हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल इज बेटर। सो एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस कौन सी वाली एक्सिस हो गई? वर्टिकल एक्सिस हो गई, वर्टिकल एक्सिस। और अगर मैं बात करूं एक हमारे पास में हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस। क्या बोलते हैं? डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस। तो दिस इज काइंड ऑफ कैसी एक्सिस है? ये सेकेंड नंबर की एक्सिस है और ये कैसी है? दिस इज अ
हॉरिजॉन्टल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। सो हमारी बॉडी में कितनी एक्सिस हैं? 2 एक्सिस हैं। पहला तो एक जो एक्सिस बिल्कुल स्ट्रेट एक्सिस है, दैट इज एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस, एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस। और दूसरी एक्सिस इस तरीके से है, एक तरह से, और दूसरी इस तरीके से है। दिस इज द डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस, डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस और द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। सो अ बॉडी इज डिवाइडेड इनटू सच एक्सिसेस। समझ आई कहानी? चलो, ये वाली कहानी पहली चीज तो समझ आ गई। अब दूसरी कहानी एक और समझते हैं। क्लियर? अब एक कहानी समझो अबाउट थोरैसिक चैम्बर। कुछ कंसेप्ट सिखा रही हूँ पहले, इन कंसेप्ट से आपको बहुत ही इजीली समझ आ जाएगा द होल मैकेनिज्म ऑफ इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। थोरैसिक चैम्बर। अब थोरैसिक चैम्बर क्या था? थोरैसिक चैम्बर वाज सच अ बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर, एक ऐसा बॉक्स जैसा था जिसके अंदर प्लेस्ड थे हमारे लंग्स, जिनके अंदर ऐसे करके हमारे लंग्स प्लेस्ड थे, ऐसे करके हमारे लंग्स जिसके अंदर प्लेस थे। अब मैं अगर बात करूं तो दिस थोरैसिक चैम्बर, इट इज अ एयर टाइट चैम्बर, इट इज अ एयर टाइट चैम्बर। कैसा चैम्बर है ये? एयर टाइट चैम्बर। एयर टाइट चैम्बर का क्या मतलब होता है? एयर टाइट डब्बे में रख दो ताकि उससे कुछ भी, उसमें ना कोई एयर अंदर जा पाए ना उससे कोई बाहर आ पाए। तो एयर टाइट चैम्बर ऐसा होता है कि अगर आप उसकी पूरी वॉल्यूम में कोई चेंज ला रहे हो तो उसके अंदर जो चीज़ है उसमें भी चेंज आएगा। फॉर एग्जाम्पल इसको समझो ऐसे बॉक्स है, उसके अंदर लंग्स रखे हैं। ये कार्डबोर्ड का बॉक्स था, मैंने इस बॉक्स को ये दोनों वॉल से इस तरीके से प्रेस कर दिया, तो अगर मैंने यहाँ दोनों साइड से प्रेस किया तो ये लंग्स भी अंदर प्रेस हो जाएंगे ना। तो सीधी बात ये है, मैं जो भी चेंजेस इस थोरैसिक चैम्बर की वॉल्यूम में करूंगी वही चेंजेस सीधा सीधा लंग्स की वॉल्यूम में भी होंगे। इंपॉर्टेंट है ये कंसेप्ट। Any change I will do in thoracic chamber, that change will occur in किसमें? That change will happen in these lungs also. इन lungs में भी वही change होगा। अब ये thoracic chamber बना कैसे है? How thoracic chamber is formed? How thoracic chamber is formed? तो थोरैसिक चैम्बर कैसे बना है? थोरैसिक चैम्बर चलो देखते हैं। अब थोरैसिक चैम्बर को बनाने के लिए आपको समझ में आता है कि 3 4 5 दीवारें चाहिए होंगी। कैसे? अभी अभी देखो, आप इमेजिन कर पाओगे। सबसे पहले मैं बात करती हूँ थोरैसिक चैम्बर ऑन वेंट्रल सरफेस। वेंट्रल सरफेस, वेंट्रली कैसे बना है? आगे की तरफ क्या है थोरैसिक चैम्बर में? तो आगे की तरफ इट्स अ सिंगल बोन जिसका नाम होता है स्टर्नम। आगे की तरफ एक सिंगल बोन है जिसका नाम होता है स्टर्नम। आप बिल्कुल अपने मिड ऑफ द चेस्ट में हाथ लगाओ, आपको एकदम एक हार्ड सा स्ट्रक्चर फील होगा। दिस हार्ड स्ट्रक्चर इज नथिंग बट द बोन स्टर्नम। सो वेंट्रली, सबसे आगे साइड से देखें तो वेंट्रली इट इज फॉर्म्ड बाय स्टर्नम। अगर हम थोरैसिक चैम्बर की बात करें तो वेंट्रली इट इज फॉर्म्ड बाय स्टर्नम। अब हम बात करते हैं डॉर्सली, पीछे साइड में क्या है? डॉर्सली। अब डॉर्सल वेंट्रल तो आपको क्लियर हो गया है ना। डॉर्सली पीछे तरफ में क्या है? डॉर्सल पीछे। तो पीछे वी हैव वर्टिब्रा और द वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम, आपको पता है ना, पीछे वी हैव बोन्स विच आर नोन एज वर्टिब्रा। तो ऑन द डॉर्सल सरफेस वी हैव वर्टिब्रल कॉलम। चलो, ये भी बढ़िया सी बात हो गई। तो आगे का सरफेस समझ में आ गया, पीछे का। हम तो बॉक्स बना रहे हैं ना, बॉक्स। तो बॉक्स के लिए पहले तो 4 वॉल चाहिए होती हैं, फिर एक नीचे का सरफेस चाहिए और एक ऊपर का सरफेस चाहिए। ठीक है, बॉक्स बन जाएगा, टोटल 6 सरफेस चाहिए। तो अभी हमारा आगे का और पीछे का सरफेस बनकर तैयार हो गया है। अब हम बात करते हैं साइड वाले सरफेसेस की। तो साइड वाले सरफेसेस को हम बोलते हैं लेटरल सरफेसेस या फिर लेटरली। लेटरली कैसे बना है ये? साइड में क्या है? लेटरली। तो इस स्टर्नम को वर्टिब्रल कॉलम से कनेक्ट करते हुए हमारे पास प्रेजेंट है रिब्स। हमारे पास कौन सी बोन्स प्रेजेंट है? रिब्स। रिब्स प्रेजेंट है। तो ऑन बोथ साइड्स वी हैव रिब्स। तो 4 वॉल बनके तैयार हो गई। इमेजिन हो पा रहा है, आगे साइड स्टर्नम, पीछे साइड वर्टिब्रल कॉलम, और उनको साइड से कनेक्ट करने वाले हो गए रिब्स। और लोअर सरफेस, नीचे साइड, लोअर सरफेस की बात करते हैं अब। लोअर सरफेस की, तो लोअर सरफेस पे क्या प्रेजेंट होता है? सब जानते हैं, बचपन से जानते हैं। लोअर सरफेस पे प्रेजेंट होता है डायफ्राम। डायफ्राम,
तो लोअर सरफेस पे प्रेजेंट होता है डायफ्राम। एंड अगर मैं बात करूं अपर सरफेस पे क्या प्रेजेंट होता है, अपर सरफेस पे ऊपर की साइड क्या प्रेजेंट होगा, तो ऑन द अपर सरफेस, ऊपर वाले सरफेस पे प्रेजेंट होती है नेक। ठीक है, तो ये नेक वाला तो चलो ठीक है, अब आपको मेन ये 4 सरफेसेस याद होने चाहिए। तो हाउ थोरैसिक चैम्बर इज फॉर्म, थोरैसिक चैम्बर बनता है वेंट्रली, पीछे साइड, आगे साइड, वेंट्रली बाय स्टर्नम, डॉर्सली बाय वर्टिब्रल कॉलम, लैटरली बाय रिब्स, लोअर सरफेस पे होता है डायफ्राम। क्या प्रेजेंट होता है लोअर सरफेस पे, ऑन लोअर सरफेस वी हैव डायफ्राम। एंड थोरैसिक चैम्बर क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एनी चेंज इन द थोरैसिक चैम्बर will results into similar change in the lungs। अगर thoracic chamber में कोई भी change आया, वही similar change हमारे lungs में भी आएगा। जो change thoracic chamber में आया, वही change हमारे lungs में आएगा। तो अगर मैं बोलूं, अब सुनो, अब यहाँ पे थोड़ी सी बातें और सुन लो। अगर मैं बोलूं I have increased the volume of thoracic चैम्बर, मैंने वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक चैम्बर को बढ़ा दिया है, तो आप मुझे बताओ लंग्स की वॉल्यूम पे क्या होगा। मैंने बढ़ा दिया है तो वॉल्यूम ऑफ लंग्स पर क्या चेंज आएगा, बताइए मुझे, बढ़ेगी कि कम होगी। फॉर श्योर वॉल्यूम ऑफ लंग्स भी इंक्रीज होगी। और अगर मैंने थोरैसिक चैम्बर के वॉल्यूम को कम किया है तो फॉर श्योर वॉल्यूम ऑफ लंग्स भी कम होगी। सो whatever there is change in the volume of thoracic chamber, similar change will occur in the volume of lungs also। lungs की वॉल्यूम में भी similar change आएगा। सो ये कंसेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले हमने क्या देखा, हमने कुछ सरफेसेस की स्टडी करी। हमने ये देखा हमारी बॉडी में 2 एक्सिस होती हैं, द हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज द एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस, और जो ऐसे में वर्टिकल एक्सिस, जो वर्टिकल एक्सिस होती है, इट इज द एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस, एंड द हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस। देन हमने देखा कि थोरैसिक चैम्बर क्या होता है। तो थोरैसिक चैम्बर एक एयर टाइट चैम्बर होता है जिसमें हमारे लंग्स प्लेस्ड होते हैं। इस थोरैसिक चैम्बर को कैसे बनाया गया हमने ये भी देख लिया, वेंट्रली, डॉर्सली, मीडिया, लेटरली, हमने ये सारी कहानी देखी। देन हमने एक और कंसेप्ट सीखा कि जो भी चेंजेस आएंगे इन द वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक चैम्बर, सिमिलर चेंजेस विल अकर इन, कहाँ पे, जल्दी बोलो, सिमिलर चेंजेस विल अकर इन द वॉल्यूम ऑफ लंग। अगर थोरैसिक चैम्बर की वॉल्यूम बढ़ी तो लंग्स की वॉल्यूम बढ़ेगी, अगर थोरैसिक चैम्बर की वॉल्यूम कम हुई तो लंग्स की वॉल्यूम भी कम होगी। यहाँ तक की कहानी कितनों को नहीं समझ आई, सबको आ गई, बहुत ही बढ़िया। अब थोड़ी सी फिजिक्स डिस्कस कर लेते हैं। फिजिक्स में हमने एक चेंज पढ़ा है, एक लॉ पढ़ा है जिसे कहते हैं बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ कहता है प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। Pressure is inversely proportional to volume। Pressure is inversely proportional to volume। अब सुनो, यहाँ पे लॉ का क्या एप्लीकेशन है। अगर मैं आपसे इंस्पिरेशन की बात करूँ तो इंस्पिरेशन में होना क्या है, इंस्पिरेशन में होना ये है एटमॉस्फेरिक एयर को जाना है हमारे लंग्स के अंदर। एटमॉस्फेरिक एयर को कहाँ जाना है, एटमॉस्फेयर एयर को जाना है हमारे लंग्स के अंदर, तभी तो उसे बोलेंगे इंस्पिरेशन। बाहर की एयर अंदर गई, हमारे लंग्स में गई। एयर हमेशा कहाँ ट्रैवल करती है, एयर का क्या प्रिंसिपल होता है, एयर का क्या लॉ होता है। एयर हमेशा जाती है, कितना गंदा सा एयर लिख दिया मैंने। एयर हमेशा कहाँ से कहाँ जाती है, एयर ऑलवेज ट्रैवल फ्रॉम हाई प्रेशर कंडीशंस टू लो प्रेशर कंडीशन। हवा हमेशा अपने हाई प्रेशर से अपने लो प्रेशर कंडीशंस की तरफ मूव करती है। दिस इज अ रूल, दिस इज अ लॉ। एयर हमेशा कहाँ से कहाँ जाती है, एयर हमेशा कहाँ से कहाँ जाती है, ऑटोमेटिकली इट रशेस फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो अब आप इधर आओ वापस से, अगर एटमॉस्फेरिक एयर को लंग्स में जाना है, एटमॉस्फेरिक एयर को बाहर से अंदर लंग्स में जाना है, तो मुझे लंग्स के अंदर क्या क्रिएट करना पड़ेगा, मुझे लंग्स के अंदर लो प्रेशर क्रिएट करना पड़ेगा, लो प्रेशर। और मुझे एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसके कंपैरिजन में क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, हाई प्रेशर। तो जब ये कंडीशन होगी एटमॉस्फेरिक एयर हाई हो जाएगा, क्यों,
हाई एटमॉस्फेयर में प्रेशर हाई नहीं हुआ, बल्कि उल्टा सोचो, लंग्स में प्रेशर कम कर दिया गया। अब लंग्स में प्रेशर कम कैसे करेंगे? तो हम लंग्स में लो प्रेशर कंडीशन क्रिएट करेंगे बाय इंक्रीजिंग वॉल्यूम। हम क्या कर देंगे? हम वॉल्यूम को बढ़ा देंगे। तो अगर वॉल्यूम बढ़ेगी तो प्रेशर कम हो जाएगा, अगर वॉल्यूम बढ़ेगी तो प्रेशर कम हो जाएगा। अब लंग्स के अंदर लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा और एटमॉस्फेरिक एयर बाहर से अंदर लंग्स में रश कर जाएगी। प्रिंसिपल समझ में आया इंस्पिरेशन का क्या होता है? तो व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ इंस्पिरेशन? इन इंस्पिरेशन एयर को कहाँ से कहाँ जाना है? हवा को जाना है एटमॉस्फेरिक एयर से लंग्स में। कहाँ से कहाँ जाना है? एटमॉस्फेरिक एयर से लंग्स में। अब एटमॉस्फेरिक एयर में प्रेशर कैसा होना चाहिए? हाई एज कंपेयर टू प्रेशर इन लंग्स। मतलब सीधी बात, हमें लंग्स में क्या क्रिएट करना है? लंग्स में होना चाहिए लो प्रेशर। फॉर क्रिएटिंग लो प्रेशर इन लंग्स, लंग्स में प्रेशर को कम करने के लिए हम क्या करते हैं? what body does is body just increase the volume of the lung, बॉडी इंक्रीज कर देती है लंग का वॉल्यूम और इस तरीके से वहां पे लो प्रेशर कंडीशन क्रिएट होती है और हवा अंदर रश कर जाती है। अब पूरे मुद्दे की सवाल जो है, पूरे मुद्दे का जो सवाल है सॉरी, जो क्वेश्चन अभी भी आता है वो ये आता है कि ये वॉल्यूम कैसे बढ़ेगी, लंग्स के अंदर ये वॉल्यूम कैसे बढ़ेगी। तो चलो देखते हैं कैसे बढ़ेगी। जब अगर ये सारी कहानी समझ आ गई है तो चलो देख लेते हैं कि लंग्स के अंदर वॉल्यूम कैसे बढ़ेगी। तो लंग्स के अंदर वॉल्यूम दो तरीके से बढ़ेगी। सबसे पहले डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहले क्या हो जाएगा? डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। नॉर्मली डायफ्राम का शेप आता है ऐसा, डोम शेप्ड होता है, डोम शेप। और ये जो डायफ्राम है ये कॉन्ट्रैक्ट होके हो जाएगा फ्लैट। कैसा हो जाएगा डायफ्राम? डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा, ऐसा डायफ्राम जो रहता है वो कॉन्ट्रैक्ट होके ऐसे फ्लैट हो जाएगा। तो जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होके ऐसे फ्लैट हो जाएगा तो क्या होगा? कौन सी एक्सिस होती है डायफ्राम वाली? विच एक्सिस इज दिस? दिस इज द एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस। तो जब डायफ्राम फ्लैट हो गया तो क्या होगा? डायफ्राम के फ्लैट होने से वॉल्यूम इंक्रीज इन विच एक्सिस? इन anterior posterior axis। वॉल्यूम इंक्रीज हो गई इन एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस। तो जब भी डायफ्राम डोम शेप से फ्लैटेंड होता है तो डायफ्राम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, फ्लैट होता है। तो क्या होता है जिसके कारण वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है इन एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस। तो ये समझ में आया? डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फ्लैट हुआ और वॉल्यूम इंक्रीज हो गई इन द एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस। तो डायफ्राम फ्लैट हुआ और जिसके कारण क्या होगा? जिसके कारण वर्टिकल वॉल्यूम, ओके, द वर्टिकल वॉल्यूम एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में वॉल्यूम इंक्रीज हो गई। पहला फैक्टर इंस्पिरेशन के लिए। दूसरा फैक्टर जो काम कर रहा है फॉर इंस्पिरेशन, और टोटल हमारा मकसद क्या है? हम कर क्या रहे हैं? हम वॉल्यूम को इंक्रीज कर रहे हैं, हमारा मकसद ये है। तो पहला फैक्टर तो डायफ्राम का कंट्रैक्शन। Second factor is the contraction of external intercostal muscle. Second factor is the contraction of external intercostal muscles. तो मैंने आपको जो दो intercostal muscles पढ़ाए थे, external intercostal and internal intercostal. Normal respiration में external intercostal muscles काम करते हैं, ठीक है। इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स नॉर्मल रेस्पिरेशन में काम नहीं करते। कहीं पे स्टार मार्क करके इसको लिख लीजिए। इन नॉर्मल रेस्पिरेशन एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स डू नॉट प्ले एनी रोल इन नॉर्मल रेस्पिरेशन। इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन फोर्स्ड रेस्पिरेशन, जो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो पहला फैक्टर क्या हुआ? ये तो चलो क्लियर हो गया। अब दूसरे फैक्टर की बात करते हैं। एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट होने से क्या हुआ? अब देखो, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट होने से क्या होगा? आप जब भी आप करो, इनहेल करो मेरे साथ साथ में। आप जब भी इनहेल कर रहे हो तो आप अपने चेस्ट के मूवमेंट को ऑब्जर्व करो। आप अगर अपने चेस्ट के मूवमेंट को ऑब्जर्व करोगे तो आपका चेस्ट हमेशा आगे और ऊपर की तरफ उठ रहा है। मतलब आपके चेस्ट का मूवमेंट हो रहा है फॉरवर्ड एंड अपवर्ड। कैसा मूवमेंट हो रहा है चेस्ट का? फॉरवर्ड
एंड अपवर्ड। देख लो एक बार फिर से इनहेल करके देखो, तो फॉरवर्ड आगे की तरफ आ रहा है आपका पूरा चेस्ट और ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये जो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल का कॉन्ट्रैक्शन है, यही हमारे रिब्स और स्टर्नम को ऊपर, अपवर्ड मूवमेंट एंड फॉरवर्ड, तो फॉरवर्ड एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ रिब्स एंड स्टर्नम किसने कराया? बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। अब क्या हुआ जैसे ही रिब्स और स्टर्नम आगे की तरफ और ऊपर की तरफ मूवमेंट करा, इस एक्सिस में द हॉरिजॉन्टल एक्सिस और द डोर्सोवेंट्रल एक्सिस, याद आ रहा है आपको, और द डोर्सोवेंट्रल एक्सिस, इस एक्सिस में ऐसे में हमारा वॉल्यूम बढ़ जाएगा चेस्ट का। डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्ट होने से इस वाली एक्सिस में वॉल्यूम बढ़ा था, अब एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट होने में हमारा डोर्सोवेंट्रल एक्सिस में वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। अब आप देखो क्या हुआ, रिब्स एंड स्टर्नम लिफ्ट्स अप, वॉल्यूम इन डोर्सोवेंट्रल एक्सिस इंक्रीजेस। तो क्या दो फैक्टर्स इंस्पिरेशन में काम कर रहे हैं? पहला फैक्टर जो काम कर रहा है दैट इज डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीजिंग वॉल्यूम इन एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस, डायफ्राम फ्लैट हो जा रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो जा रही है डोर्सोवेंट्रल एक्सिस में। दूसरा फैक्टर जो काम कर रहा है इट इज द एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, जो कर रहे हैं रिब्स एंड स्टर्नम का मूवमेंट फॉरवर्ड एंड अपवर्ड, जिसके कारण क्या हो रहा है, जिसके कारण वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है इन डोर्सोवेंट्रल एक्सिस, डोर्सोवेंट्रल एक्सिस में वॉल्यूम इंक्रीज हो जा रही है। अब इन दोनों फैक्टर्स के कारण जो अल्टीमेट चीज हो रही है दैट इज टोटल थोरैसिक वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग। जो टोटल हमारे जो चैम्बर है ना, थोरैसिक चैम्बर, टोटल थोरैसिक चैम्बर की वॉल्यूम इंक्रीज हो जा रही है। और थोरैसिक चैम्बर की अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है तो प्रेशर क्या हो जाएगा? प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, बिकॉज यू नो दिस, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो यहाँ पे कौन सा लॉ फॉलो हो रहा है? बॉयल्स लॉ फॉलो हो रहा है। अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है तो प्रेशर डिक्रीज हो जा रहा है। अब क्या होगा? लंग्स एक्सपैंड एंड पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीजेस। अब क्या होगा भाई? सीधी सीधी बात है कि लंग्स का अब हो चुका है एक्सपेंशन और पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ चुकी है, क्योंकि थोरैसिक चैम्बर एक्सपैंड हुआ है तो लंग्स भी एक्सपैंड होंगे। अगर थोरैसिक चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो लंग्स भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? थोरैसिक चैम्बर एक्सपैंड हुआ है तो लंग्स भी एक्सपैंड हुए हैं। अगर उसकी वॉल्यूम बढ़ी है तो लंग्स की वॉल्यूम भी बढ़ गई है। तो लंग्स की अगर वॉल्यूम बढ़ चुकी है तो लंग्स की वॉल्यूम को क्या बोलेंगे? पल्मोनरी वॉल्यूम। पल्मोनरी वर्ड इज यूज्ड फॉर लंग्स। तो कहीं पे अगर पल्मोनरी आ रहा है इट इज रिलेटेड टू लंग्स। तो पल्मोनरी वॉल्यूम अगर बढ़ गई है तो पल्मोनरी प्रेशर के साथ क्या होगा? द पल्मोनरी प्रेशर विल डिक्रीज, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर विल डिक्रीज। जो लंग्स के अंदर का प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज प्रेशर मतलब कि कैसी प्रेशर कंडीशन? लो प्रेशर कंडीशन क्रिएट हो गई, लो प्रेशर कंडीशन क्रिएट हो गई। तो एयर कहाँ से कहाँ जाएगी बताओ? अब एटमॉस्फेयर में हाई प्रेशर है, लंग्स के अंदर लो प्रेशर हो गया, तो एयर विल रश फ्रॉम एटमॉस्फेयर इनटू द लंग्स। एयर एटमॉस्फेयर से हमारे लंग्स में रश कर जाएगी। ओके, एयर मूव्स फ्रॉम आउटसाइड इनटू द लंग्स। सो दिस इज द होल मैकेनिज्म ऑफ इंस्पिरेशन। ये अभी हमने सिर्फ इंस्पिरेशन का मैकेनिज्म पढ़ा है। तो इंस्पिरेशन अगर आप देखो सब भूल जाओ, आपको देखो कैसे याद आएगा। कंसेप्ट क्लियर हो गया तो आप देखो कैसे याद करोगे। अब सुनो, इंस्पिरेशन सब भूल जाओगे लेकिन ये याद रहेगा, इंस्पिरेशन का मतलब होता है सांस अंदर लेना। बस ये तो याद रहेगा ना, यही होता है इंस्पिरेशन। अब इंस्पिरेशन में हवा अंदर जा रही है। हवा हमेशा कहाँ से कहाँ जाती है? हवा अंदर जा रही है, मतलब कहीं ना कहीं हमारे लंग्स में प्रेशर कैसा है? हमारे लंग्स में प्रेशर कम है और बाहर प्रेशर ज़्यादा है। चलो ठीक है, इतना तो हमें याद आ गया। अब लंग्स के अंदर अगर प्रेशर कम है तो प्रेशर कम कैसे हुआ होगा? क्योंकि लंग्स की वॉल्यूम बढ़ गई होगी। लंग्स की वॉल्यूम कैसे बढ़ती है? तो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होके एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में वॉल्यूम बढ़ा देता है और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होके रिब्स का मूवमेंट कराती हैं, रिब्स एंड स्टर्नम का फॉरवर्ड एंड अपवर्ड, जिससे डोर्सोवेंट्रल एक्सिस में वॉल्यूम बढ़ जाती है। टोटल वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है थोरैसिक चैम्बर की, तो इसीलिए लंग्स की भी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है, पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, वॉल्यूम इंक्रीज हुई लंग्स की तो बस प्रेशर कम हो गया और इसीलिए हवा बाहर से अंदर लंग्स में चली जाती है।
Everyone clear with inspiration? Very good. So now let's move forward to expiration. Now अब expiration में क्या होगा? अब expiration तो बहुत ही आसान हो गया, क्योंकि expiration is a normal process. चीज़ें अपनी back to normal होती हैं. इंस्पिरेशन में देयर इज लॉस ऑफ एनर्जी बिकॉज मसल्स को कंट्रैक्ट होना है ना, डायफ्राम को कंट्रैक्ट होना है, मसल्स को कंट्रैक्ट होना है. लेकिन इन एक्सपिरेशन थिंग्स गेट बैक टू नॉर्मल. अगर मसल कंट्रैक्ट थी तो वो अपने रिलैक्स स्टेट में आएगी, डायफ्राम कंट्रैक्ट था तो वो अपने रिलैक्स स्टेट में आएगा, सब कुछ अपनी वापस ओरिजिनल वाली कंडीशन में आएगा. दैट इज एक्सपिरेशन. तो एक्सपिरेशन में क्या होना है? एक्सपिरेशन में जो एयर है, एयर को कहाँ से कहाँ जाना है? एयर मूव्स फ्रॉम लंग्स टू एटमॉस्फेयर. हवा कहाँ से कहाँ जा रही है? हवा जा रही है लंग्स से एटमॉस्फेयर में. तो अब की बार प्रेशर कहाँ हाई होना चाहिए? दिस टाइम लंग्स के अंदर होना चाहिए हाई प्रेशर और एटमॉस्फेयर में होना चाहिए लो प्रेशर. तभी एयर कहाँ से कहाँ जाएगी? तभी एयर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगी. अब अगर हमें प्रेशर हाई क्रिएट करना है, हमें हाई प्रेशर क्रिएट करना है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. तो अब हमें अगर हाई प्रेशर क्रिएट करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू डिक्रीज द वॉल्यूम. अगर हमें प्रेशर को बढ़ाना है तो वॉल्यूम को हमें कम करना पड़ेगा. तो वॉल्यूम कैसे कम होगी? जैसे बढ़ाई थी उसका जस्ट उल्टा कर दो. इंटरकॉस्टल मसल्स एंड डायफ्राम रिलैक्स. अगर मुझे वॉल्यूम बढ़ानी थी, मुझे वॉल्यूम इंक्रीज करनी थी, तो मैंने डायफ्राम को क्या कराया था? डायफ्राम को कंट्रैक्ट कराया था ताकि एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में वॉल्यूम बढ़े, और मैंने इंटरकॉस्टल मसल्स को भी कंट्रैक्ट कराया था ताकि डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस में वॉल्यूम बढ़े. अब मुझे दोनों वॉल्यूम को कम करना है, तो मैं डायफ्राम को भी ऐसे वाली स्टेट से, फ्लैटेंड से वापस डोम शेप में ले आऊंगी, रिलैक्स करवा दूंगी मैं, तो इससे वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगी इन एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस. जब डायफ्राम बैक टू नॉर्मल हुआ, रिलैक्स हुआ, तो वॉल्यूम विल डिक्रीज इन एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस. और जब इंटरकॉस्टल मसल्स रिलैक्स हुई तो वॉल्यूम विल डिक्रीज इन डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस. तो जो दोनों एक्सिस में हमने वॉल्यूम इंक्रीज करी थी, नाउ द वॉल्यूम विल डिक्रीज एंड द थॉरिक्स रीगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन. अब जो थॉरिक्स है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ गया, बैक टू नॉर्मल हो गया बिल्कुल. अब जब अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ गया तो सीधा सीधा क्या मतलब है? वॉल्यूम क्या हो गई? थोरैसिक वॉल्यूम डिक्रीज हो गई. और जब थोरैसिक वॉल्यूम डिक्रीज हुई तो पल्मोनरी वॉल्यूम विल ऑल्सो डिक्रीज. जो थोरैसिक वॉल्यूम के साथ होता है वही पल्मोनरी वॉल्यूम के साथ होता है. तो थोरैसिक वॉल्यूम डिक्रीज, पल्मोनरी वॉल्यूम भी डिक्रीज हो गई. और अब जब पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज हुई तो यहाँ पे पल्मोनरी प्रेशर क्या हो जाएगा? इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा. इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर बढ़ जाएगा. और जब इंटर वॉल्यूम डिक्रीज, प्रेशर इंक्रीज, तो एयर विल मूव आउट, एयर विल मूव आउट. क्लियर हो गया सारा का सारा कंसेप्ट ऑफ रेस्पिरेशन, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन? आपको समझ आ गया होगा. सो दिस इज एक्सहेलेशन, लंग्स, प्लूरा, डायफ्राम जिसमें रिलैक्स हो रहा है, एंड दिस इज इंस्पिरेशन. एक बात जो मैं आपको यहाँ पर याद कराना चाहूँगी वो आप यहाँ पे याद करो, फोर्स्ड रेस्पिरेशन. ये तो नॉर्मल हमने इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन पढ़ा है. अगर फोर्स्ड ब्रीदिंग होती है, कभी कभी आप भाग लोगे तो आपकी सांसें तेज तेज चलने लगती हैं, फोर्स्ड ब्रीदिंग आपको करनी पड़ रही है, तो फोर्स्ड ब्रीदिंग के केस में एब्डोमिनल मसल्स, आपके एब्डोमिन के मसल्स एंड इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स are also involved. ठीक है, तो ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है. अगर फोर्स्ड ब्रीदिंग हो रही है तो उसमें एब्डोमिनल मसल्स एंड इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स, दीज टू मसल्स आर ऑल्सो इन्वॉल्व. कौन कौन सी मसल्स? एब्डोमिनल मसल्स एंड इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल. बाकी अगर नॉर्मल ब्रीदिंग हो रही है, फोर्स्ड नहीं है, नॉर्मल ब्रीदिंग में कौन सी मसल्स इन्वॉल्व होती है? इन नॉर्मल ब्रीदिंग जस्ट एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल एंड डायफ्राम, दीज टू स्ट्रक्चर प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल. क्लियर सब कुछ? कोई भी डाउट? सो हियर we are sort of done with the mechanism of breathing.
अब इन नेक्स्ट सेक्शन वी विल स्टडी अबाउट समथिंग अबाउट सम रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटी। तो अगर मैकेनिज्म में कोई भी डाउट हो, कोई भी इतनी सी बात, यही जो है कंसेप्ट समझने की बातें, अगर कुछ कंसेप्ट नहीं समझ में आया, इतना सा भी डाउट है तो उसको पूछ लेना। और सबको समझ में आ गया हो, मज़ा आ गया हो तो जल्दी से वीडियो को कर देना लाइक, स्टेप अप अकेडमी को कर लेना सब्सक्राइब, और तब तक के लिए टाटा बाय बाय।